जी, सभी लोग आ गए होंगे आप लोग। तो जो आज का लेक्चर है वो है 2 डायमेंशनल हीट फ्लो। इससे पहले हम लोगों ने 1 डायमेंशनल हीट स्टडी किया था। वहाँ और यहाँ में क्या रिलेशन है, कैसे चेंजेस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करोगे कि 2 डायमेंशनल हीट फ्लो का ये प्रॉब्लम आप लोगों को गिवन है। ठीक, तो यूनिट हम लोगों की वही सेकंड चल रही थी, जिसके अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक है मेन वो है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। इसके अंदर हम लोगों ने 1 डायमेंशन वेव, 1 डायमेंशन हीट, अब 2 डायमेंशन हीट पर हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, तो 2 डायमेंशनल हीट फ्लो पर, इससे पहले 1 डायमेंशनल हीट फ्लो की जरा इक्वेशन है वो हम लोग के माइंड में आ जानी चाहिए कि वो इस टाइप की इक्वेशन थी आप लोग, del u ओवर del t इक्वल टू सी स्क्वायर del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर। ये थी आप लोगों की 1 डायमेंशनल हीट फ्लो, जिसके अंदर एक रोड होती थी इस टाइप की और लेंथ l होती थी, और जिसके अंदर यहाँ 0 डिग्री और यहाँ 0 डिग्री देते थे, और यहाँ पर कोई टेम्परेचर गिवन होता था fx। इसी को हम लोग फिर हम सॉल्व करते थे। इस बार क्या होगा, अब देखने से ही पता चल रहा है आप लोगों को, नाम से ही 2 डायमेंशनल है। पहले होती थी केवल रोड, इस बार होगी आपके पास प्लेट, जिसकी हाइट और ब्रेथ दोनों होगी। ठीक, यानी इस डायरेक्शन में भी हीट फ्लो होगी और इस डायरेक्शन में भी हीट फ्लो होगी। आपके दोनों ही डायरेक्शन में आप लोगों की हीट फ्लो होगी। ये x मान सकते हो, इसको x मान सकते हो, राइट है जी। कुछ टेम्परेचर वो दे देगा यहाँ पर और यहाँ पर, किस टाइप से टेम्परेचर मूव कर रहा है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। इस टाइप से आप लोगों का हीट फ्लो होगा। कोई भी आपके पास एक प्लेट होगी, इसके अंदर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों ही डायरेक्शन में आप लोगों की हीट फ्लो होगी। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो। जब यहाँ 1 डायमेंशनल होती है तो 1 डायमेंशन केवल x होता है, तो केवल x होता है। जब 2 डायमेंशनल हो जाती है तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ में y स्क्वायर भी हो जाता है। तो लर्न करना टफ काम नहीं है। यहाँ पर del u ओवर del t ये रहा, सी स्क्वायर पोर्शन ये रहा, और जो del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर था ये, वो भी यहीं पर है। बट एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, वो ये वाली y। अगर 2 डायमेंशनल में है तो, अगर 3rd डायमेंशन में हो तो हम लोग एक और जोड़ देंगे, z वाला। वो आगे हमारे सिलेबस में नहीं है। ये हम लोगों का सबसे पहले तो आता है इक्वेशन ही फाइंड करना, क्योंकि बिना इक्वेशंस के तो सॉल्व भी नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम में पॉसिबिलिटी ये है कि आपको गिवन ही ना हो इक्वेशन, आपको लिखा हो केवल सॉल्व 2 डायमेंशन हीट फ्लो, सॉल्व 1 डायमेंशन हीट फ्लो, तो फिर आपको 1 डायमेंशन की इक्वेशन मालूम होनी चाहिए या 2 डायमेंशन की इक्वेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद आप लोग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई करोगे। वो तब अप्लाई होगा जब ये इक्वेशन मालूम हो, और फिर बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन हो। अगर पूरा ओवरव्यू देखें तो आपके पास एक इक्वेशन होनी चाहिए, एक बाउंड्री कंडीशन होनी चाहिए, एक इनिशियल कंडीशन होनी चाहिए। दोनों अप्लाई करके हम लोग तब सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर एक मेथड लगता है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। जी, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 1 डायमेंशन हीट फ्लो और 2nd डायमेंशन हीट फ्लो में क्या डिफरेंस है, कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करोगे और लर्न कैसे करेंगे इजीली। तो बहुत इजी है। यहाँ पर केवल x की टर्म होती है, यहाँ x और y दोनों टर्म होती हैं, बाकी रिमेनिंग है, सब कुछ रिमेनिंग है, राइट। तो नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन लगती है, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि स्टेडी स्टेट कंडीशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, उसका मीनिंग समझ लीजिए, फिर से समझा देता हूँ। स्टेडी स्टेट कंडीशन तब मानी जाती है जब डिपेंडेंट वेरिएबल यानी u t पर डिपेंड होना बंद कर देता है। u आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल और t आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब u t पर डिपेंड ना करे या करना बंद कर दे, तब उसको कहते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। यानी t में चेंज होने पर u में चेंज नहीं होता है। टी में आप टाइम में चेंज कीजिए, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट बाद चेक कीजिए, आप देखोगे टेम्परेचर वही है,
तो ऐसे में बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन उसको। और जब चेंजेस नहीं होगा तो डेल यू ओवर डेल टी की वैल्यू हो जाएगी 0। चेंजेस नहीं होगा तो डेल यू ओवर डेल टी की वैल्यू हो जाएगी 0। इसको समझ लीजिए आराम से। अगर कभी स्टेडी स्टेट कंडीशन आती है तो डेल यू ओवर डेल टी की वैल्यू 0 होती है। ये वाला पोर्शन फर्स्ट डायमेंशन में भी अप्लाई हुआ था, लेकिन इनडायरेक्टली हुआ था। मैं डायरेक्टली इसके अंदर नहीं लेके गया था, इनडायरेक्टली ही सॉल्व हो गए थे सारे। लेकिन अगर आप डीपली जाओगे तो ये केस जो मैं अब बता रहा हूँ, यही केस यहाँ पर भी अप्लाई हुआ था। और इसको सॉल्व करने में कुछ हाफ फेज के आसपास लगते हैं आपको। जबकि मैंने क्या किया था, शॉर्टकट अप्लाई कर दिया था कि जो टेम्परेचर है वो अल्फ़ा और बीटा की हेल्प से सॉल्व करके हो गया था। लेकिन अगर वहाँ पर अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला नहीं है, कुछ बुक्स में मेंशन है, तब फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, डेल यू ओवर डेल टी को 0 करना पड़ता है। ठीक है, चलिए फिर समझा देता हूँ। डेल यू ओवर डेल टी 0 होता है तब इफ़ वाला केस है। अगर डेल यू ओवर डेल टी 0 हो जाए, ये 0 कब होगा? ये होगा स्टेडी स्टेट कंडीशन में। स्टेडी स्टेट कंडीशन या तो वो लिख के देगा स्टेडी स्टेट कंडीशन है, ठीक। और कैसे पहचानेंगे, या उसका मीनिंग क्या होता है स्टेडी स्टेट का? इसका मीनिंग होता है कि टी चेंज करने पर यू चेंज नहीं होता है, यानी वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। टी कुछ भी बोले, यू अपना साइड चलता रहेगा, तो उसको बोलते हैं कि टी के चेंजेस पर यू चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन डेल यू ओवर डेल टी की वैल्यू 0, राइट है। चलिए, तो अगर ऐसा केस बनता है तो ये तो हो जाएगा 0। अब दो पोर्शन है, या तो C 0 होगा या ये 0 होगा। तो C 0 हो नहीं सकता, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये टर्म, ऊपर वाली टर्म मेन इक्वेशन से नई इक्वेशन बनी है 2। इसको अगर मैं कहूँ 1 इक्वेशन, इसको कहूँ सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट से ही जनरेट हुई है। लेकिन कंडीशन अप्लाई कि जब डेल यू ओवर डेल टी की वैल्यू 0 हो। और डेल यू ओवर डेल टी की वैल्यू 0 कब होगी? जब आपका स्टेडी स्टेट कंडीशन होगी, तब ये होती है। और इसको बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन मैं लिख देता हूँ फेयरली। इन स्टेडी स्टेट कंडीशन u इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, u डिपेंड नहीं करता है, सो दैट डेल यू ओवर डेल टी की वैल्यू 0। तो जो हमारी मेन इक्वेशन है ये वाली, किसी ने अगर मैं 1 मानूँ तो ये रिड्यूस हो जाएगी इस टाइप की इक्वेशन में, और इसको बोलेंगे लाप्लास इक्वेशन इन 2 डायमेंशनल। यानी अब इसको लिखने का रीज़न क्या है? इसको लिखने का रीज़न ये है कि अगर वो कहे कि लाप्लास इक्वेशन इन 2 डायमेंशन करिए तो आपको ये करना है। अगर वो कहे स्टेडी स्टेट कंडीशन करना है तो भी आपको ये करना है। और अगर इनके अलावा कहेगा तो मेन इक्वेशन, पेरेंट इक्वेशन इसकी ये वाली है, नहीं तो फिर ये यूज़ करना है। समझ गए? अगर लाप्लास इक्वेशंस की बात करेगा 2 डायमेंशन में तो ये होगी, अगर स्टेडी स्टेट की बात होगा तो भी ये होगी, और अगर जनरल की बात होगी, यानी इन दोनों केस की बात नहीं होगी, तो फिर ये वाली केस अप्लाई होगा। अभी मैं आपको केवल और केवल इक्वेशंस ही बता रहा हूँ। अप्लाई कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाउंड्री इनिशियल वैल्यू कैसे अप्लाई करेंगे, वो सब दूर का केस है। अभी ये 2 डायमेंशन हीट फ्लो है, थोड़ा टफ है उससे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई। इसी टाइप से अगर थर्ड डायमेंशनल में आ जाए तो थर्ड में केवल जेड आ जाता है, और अगर यही केस स्टेडी स्टेट कंडीशन लगा दें तो ये हो जाएगा 0। तो यानी ये वाला पोर्शन आप लोगों का 0 हो जाएगा, लाप्लास इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। इस लीजिए लाप्लास इक्वेशन इन 3 डायमेंशन, एक्स वाई और जेड में। ये केस नहीं आएगा वैसे, लेकिन तब भी आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, राइट है जी। चलिए, इसी टाइप से 1 डायमेंशन में हम लोग सॉल्व करते थे, सॉल्व करके ये आप लोगों का आ जाता था, ठीक है। इस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। ये 1 डायमेंशनल, वैसे भी 1 डायमेंशनल का हमारा कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हल्का सा आइडिया दे दिया है कि 1 डायमेंशन को ऐसे सॉल्व करते थे, तो हम लोग सेकंड डायमेंशन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर -p² को प्रीफर करते हैं, प्लस p² माइनस p² और 0, जिसमें -p² को प्रीफर करते हैं। यहाँ पर भी अब क्या होगा, आते हैं सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन, समझ गए? लाप्लास वर्ड आ गया, हीट का नाम ही खत्म कर दिया इसने, हीट का नाम ही खत्म, क्योंकि लाप्लास भी यहीं से आया है, हीट से ही जनरेट हुआ है। जब आपकी स्टेडी स्टेट कंडीशन होगी तब, ठीक है। आप लोग के सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले सॉल्व क्यों कराता हूँ, आपने देखा होगा 1 डायमेंशन ही जब वेव कराई थी तब भी मैंने सॉल्व कराया था। 1 डायमेंशन आप लोगों की हीट और 2 डायमेंशन हीट या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल,
स्टार्टिंग में सोल्व इसलिए कराते हैं कि अगर लाप्लास की कोई भी इक्वेशन आएगी उसका आंसर सेम आएगा, एक फिक्स, जो भी आंसर है वो फिक्स होगा। इसलिए पहले इसको सॉल्व करके ही देख लो, बाद में सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो भी मैं कराऊंगा उसमें लगाऊंगा शॉर्टकट, क्योंकि प्रूफ मैं एक बार करा दूंगा, एक बार प्रूफ कराने के बाद फिर मैं बार बार मैं प्रूफ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक ही दिन में 3-4 क्वेश्चन कर रहा हूं। लेकिन एग्जाम में आप केवल एक ही क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ नहीं है वो सोल्व है। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं लाप्लास इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम लाप्लास इक्वेशन लिख देते हैं। ये 2 डायमेंशन हीट फ्लो ही है, एक्स और वाई, प्लस ये स्टडी स्टेट कंडीशन पर है हीट इक्वेशन का, ठीक। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले वही काम, कोई भी इक्वेशन हो सॉल्व होगी मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। MSS लिख के समझ में नहीं आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको हैंड टू हैंड समझते चलिए, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, नहीं तो फिर इधर उधर घूमोगे। हैंड टू हैंड जरा समझिए, फ्रिक्वेंसी मैच कराइए, नहीं तो फिर आगे या पीछे रह जाओगे जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, u = x × y मानेंगे, फिर हम ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, फिर बाद में लास्ट में माइनस के p² रखेंगे, इसका एक आंसर आ जाएगा। फर्स्ट टाइम है तो मैं प्रूफ करूँगा, अभी पहले मैं इसको हल्का सा आइडिया दे लूँ आप लोगों को। जब मैं इसको k मानूंगा तो k की वैल्यू या तो होगी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगी तो आंसर आएगा ये, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर क्योंकि मैं इसका यूज़ करूँगा ही नहीं। अगर मैं निगेटिव लेता हूँ तो उसका आंसर आएगा ये वाला, और अगर मैं 0 लेता हूँ तो आंसर आएगा ये। 3 आंसर मैंने आपको लिख दिए हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों का माइनस निगेटिव वाला आंसर ही हम लोग प्रीफर करते हैं, ठीक। तो मैं निगेटिव वाले को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, निगेटिव वाले पोर्शन को यहाँ वाले पोर्शन में पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ, जिससे कि नेक्स्ट जैसे मैं आगे कोई प्रॉब्लम लूँगा तो वहाँ पर मुझे सॉल्व ना करना पड़े, शॉर्टकट में काम बन जाए मेरा। लेकिन आपको एक बार तो करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, लेंथी नहीं है, हाफ फेज का प्रूफ, हाफ फेज में ही आपको उसको सॉल्व करना है। चलिए, अगर k निगेटिव है, k निगेटिव, जब k निगेटिव होगा तो एक बार ये इसके साथ जाएगा, यानी ये हो जाएगा x डबल डैश = माइनस के p², एक बार हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा माइनस के y डबल डैश अपॉन y = माइनस के p²। क्योंकि निगेटिव लेना है तो निगेटिव माइनस p² से परफेक्ट कोई और होता नहीं है। तो माइनस एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे। जब निगेटिव होगा मीन्स माइनस के p² हम रखेंगे। बाकी आंसर मैं बता चुका हूँ, आंसर ये आएगा, लेकिन प्रूफ करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट जो भी मैं प्रॉब्लम लूँगा वहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँगा। आप लोग ये पोर्शन आप लोग करेंगे, क्योंकि अगर मैं 2 या 3 या 4 प्रॉब्लम कराऊंगा तो 4 बार इसको प्रूव कराने का कोई मतलब नहीं है, एक ही बार करा देंगे तो चल जाएगा। आप लोगों को आना चाहिए, जो कि बहुत ईजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं पोर्शन ले लेता हूँ ये, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, वो भी माइनस के p² के मैं ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक। तो एक तो ले लिया मैंने ये माइनस के p² के साथ, जो मैंने अभी लिखा था, ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएंगी जो कि बहुत ईजी हैं, m² और p², m की वैल्यू प्लस माइनस pi आ जाएगा। बस ये इमेजनरी रूट हैं, तो इसका आंसर आप लोगों का आता है c1 cos px प्लस c2 sin px। सिमिलरली सेकंड केस आप लोगों का है जिसमें हम लोग ये मानते हैं, ये वाला पोर्शन माइनस के p², ये ले लिया हमने, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, इसकी भी सेम टू सेम रूट निकालिए, m² माइनस p² = 0, m² की वैल्यू होगी p², m की वैल्यू प्लस माइनस p। बहुत टफ काम नहीं है, बहुत क्या, कुछ भी टफ काम नहीं है। सॉल्व करेंगे, 2 रूट आ जाएंगे प्लस माइनस p, इसको c1 e⁻m1x, c2 e⁻m2x लिख देंगे, क्योंकि c1 c2 पहले ले चुके हैं इसलिए हम लोग नहीं लेंगे। बस इसको सॉल्व कीजिए, x और y को हम लोग, दोनों वैल्यू आ गई, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये था मेन आंसर। तो आप अगर सही से देखो तो ये है, बस ये है आपको जो हर क्वेश्चन में रिपीट होगा। स्टार्टिंग इसी से होगी, आप लोग माइनस के p² मानेंगे और ये पोर्शन, और लास्ट में ये आंसर, ये हर एक केस में होना है आप लोगों के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। सॉल्व द लाप्लास इक्वेशन दिस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस। ये कंडीशंस गिवन है, क्या क्या कंडीशन गिवन है फिर समझ लीजिए। यहाँ पर ये x का होता है, ये y होता है। x = 0 पर, जरा ध्यान से देखो, पहले ये सब 0 है,
ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। और लास्ट में एक्स वाई इक्वल टू ए, ये वाई इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू ये गिवन है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन उठाया मैंने, लेकिन इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन है या बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, लेकिन आपको हो सकता है कि जो प्रॉब्लम गिवन हो उसके अंदर आपको थ्योरी के अंदर बाउंड्री कंडीशन गिवन हो। उन थ्योरी से कैसे आप लोग बाउंड्री कंडीशन को पिक करेंगे वो मैं आपको इसके बाद लेक्चर के बाद बताऊंगा, मीन्स इस भी प्रॉब्लम के बाद। चलिए, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x इक्वल टू l है और यहाँ पर y इक्वल टू 0 है। 3 केस हैं, ये तीनों लगाने हैं हमको, लेकिन लगाने किस पे हैं? इसके सॉल्यूशन पर। पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फिर देखेंगे आंसर आएगा वही माइनस के पी स्क्वायर से। ध्यान रखिए तीसरा वाला। इन शॉर्ट मैं इसको सॉल्व कराऊं, सॉल्व कराने से पहले मैंने आपको ये बताया नहीं है कि 3 केस में माइनस पी स्क्वायर वाला ही क्यों फेल हुआ है भाई। अभी मैं इससे पहले अगर मैं पीछे जाऊं, यहाँ पर मैंने आपको ये बोल दिया था बस केवल कि माइनस पी स्क्वायर वाला ही लेना है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि माइनस पी स्क्वायर से ही आंसर आता है, क्योंकि हम पीछे से इतने दिन से यही करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं हल्का सा आइडिया दूं कि माइनस पी स्क्वायर वाला ही क्यों सही है, जिसका रीजन मैं हर बार ही देता हूं, जैसे वेव में दिया था कि पीरियोडिक फॉर्म में होना चाहिए, नहीं हुआ तो फेल कर दिया था हमने। फिर हमने 1 डायमेंशन हीट में लिया था जिसमें एक में टी नहीं था, एक में टी की वैल्यू इन्फिनिटी करने पर यू की वैल्यू इन्फिनिटी हो रही थी, तो दोनों केस फेल हो गए थे। यहाँ पर कैसे फेल हुए ये मैंने अभी नहीं बताया आपको, कि यहाँ पर निगेटिव को छोड़ के ये दोनों फेल कैसे हुए, ये और ये। मैं आपको छोटा सा हिंट दे दूँ, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको माइनस पी स्क्वायर ही लेना है, तब भी मैं थोड़ा सा हिंट दे के आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या? चलिए राइट साइड में, ये सिंपल सा है, काफ़ी लाइन थोड़ा पेज फुल कंप्लीट ले लिया मैंने, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल समझने के लिए। इसको आपको यूज़ नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, बस हल्का सा आइडिया ले लो। क्या? जरा देखो, इसको सॉल्व करने के बाद 3 आंसर आए थे। कंडीशंस आपके पास ये हैं, ये वही कंडीशन है, समझ रहे हो? इस क्वेश्चन को ही कर रहा हूँ इनडायरेक्टली। अगर मैं पहले इसको सबको फेल करके दिखाता फिर मैं आगे बढ़ता तो ये मतलब 3 पेज की जगह 5 पेज में पहुँच जाने वाला था। तो हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको नहीं करेंगे। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो अराइज होता ही है कि जो पास किया माइनस पी स्क्वायर वाला, क्यों, कैसे पास किया आपने, वो जरा एक बार तो बता दें। तो उसको एक बार बता देता हूँ, बाकी करेंगे नहीं हम इसको आगे कभी भी, यहाँ भी नहीं करेंगे, बस केवल समझ लीजिए। क्या? अगर ये 3 आंसर इसके आने वाले थे, ये तीनों आंसर आए हैं पीछे से, समझ रहे हैं? ये तीनों के तीनों आए आंसर यहाँ से, ये आंसर 1, 2 और 3, तीनों आंसर मैंने उठा के वहाँ रख दिए हैं। चलिए, अब 3 आंसर आने के बाद हम लोगों की जो बाउंड्री कंडीशन है वो इसमें अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहली कंडीशंस है, तो फर्स्ट कंडीशन है आप लोगों की वो है ये, x इक्वल टू 0 पर u0 और x इक्वल टू l पर u0। तो मैं ये दोनों बाउंड्री कंडीशन अपने मेन फॉर्मूले पर फर्स्ट वाले में रख देता हूँ। तो जैसी मैंने फर्स्ट में रखी, अप्लाई द कंडीशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन नंबर 2, कौन सी है? ये वाली, यानी पहले वाले आंसर को हम चेक करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही मैंने रखा C1 प्लस C2 की वैल्यू 0 हो गई। जरा ध्यान से देखो, ये पोर्शन और ये पोर्शन हट गया, 1 हो गया, 1 हो गया, C1 प्लस C2 आ गया। तो C1 प्लस C2 की वैल्यू 0 हो गई, और जब एक बार L पुट करूँगा तो ये हो जाएगी दोनों, समझ रहे हैं? अब 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल हैं, जैसे आप इनको सॉल्व करोगे तो C1 और C2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर दोनों ही 0 हो गए तो फिर ये तो 0 हो गया, फिर तो ये यू इक्वल टू 0 डायरेक्ट ही 0 हो गया। ये तो कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता है, ठीक है? ये तो आपका ट्रिवियल सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन परफेक्ट आंसर नहीं है। तो ये केस फेल हो गया। सेकंड केस, अब मैं क्या करूँगा, फिर से वही कंडीशन इस पे लगाऊंगा। लगनी तो चारों ही थी कंडीशन, लेकिन 2 ने ही इसको फेल कर दिया, तो आगे नेक्स्ट के 2 का कोई मतलब नहीं है। अब आंसर नंबर 2 जो कि राइट है, इसको बाद में देखेंगे। आंसर नंबर 3 पे आ जाइए। आंसर नंबर 3 पर फिर से हम लोग यही वैल्यू रख देते हैं। कहाँ पे लिखा है इन्होंने? हैंस द सॉल्यूशन रिजेक्टेड। नाउ अप्लाई कंडीशन नंबर 1 और 2 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 है ये वाली, इसके अंदर फिर मैंने रख दिया। तो क्या हुआ, C2 की वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू आ गई। ऐसा हमने सोल्व किया तो C1 और C2 फिर से 0 हो गए। अब फिर से 0 हो गया, मीन्स ये दोनों फिर से खत्म हो गए, ये वाला पोर्शन ये खत्म हो गया, यू की वैल्यू फिर 0 हो गई। ऐसे केस में आपने देखा कि दोनों ही आंसर फेल हो गए, आप लोग दोनों ही आंसर फेल हो जाते हैं।
तो लास्ट में बचता है थर्ड वाला, आप इस पर अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। इस पर मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा फिर से। जो काम मैंने बाउंड्री कंडीशन, 2 बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट यहाँ लगाई केस फेल हो गया, ये इस पे लगाई फेल हो गया, अब मैं लगाऊंगा फेयर काम, अब मैं इस पे लगाऊंगा फेयर, इसको फेयर भी कर दूंगा क्योंकि यही हम लोग का आंसर भी था। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, फिर से लेता हूँ, सॉल्व द लाप्लास इक्वेशन दिस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस। तो वही सब कुछ, इक्वेशन ये होगी और जो आंसर होगा वो ये होगा। 3 में से 2 को हमने फेल कर दिया था, 1 को पास कर दिया है इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, गिवन बाउंड्री कंडीशन ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन इज 3, केवल 3 वाला ही आंसर है। सेकंड को हम फेल कर चुके हैं, फोर्थ को भी हम फेल कर चुके हैं। आप चाहें तो वो पोर्शन उठा के फेयर में काम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। बस आपके माइंड में होना चाहिए कैसे फेल हुआ, क्योंकि हमने C1 C2 दोनों वैल्यू 0 हो पा रही हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अपनी कंडीशन जो थी हमारे पास, वो कंडीशन अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट है जी। सबसे पहली कंडीशन ये वाली, 4 कंडीशन है, आप लोग रफली लिख लो कहीं पे या लिखी हुई है, देखो ये 1 2 3 और ये 4, 4 कंडीशन है, चारों अप्लाई करनी है। नंबर 1, इसको मैं 1 कह रहा हूँ, ये 2 है, ये 3 है और ये 4, चारों कंडीशन यहाँ लगनी है। इन शॉर्ट अगली स्टोरी ये है कि आपको ये चारों अप्लाई करने हैं। अब मेरा काम हो गया खत्म, कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अप्लाई करना, बाउंड्री कंडीशन को किसी इक्वेशन पे अप्लाई करना कोई भी बड़ा काम नहीं है, जो कि हम पिछले कुछ दिनों से यही करते आ रहे हैं। अगर अभी भी ये नहीं हुआ तो बेकार है। अभी तक जो कुछ कराना था मेरे लिए वो अब था, वो मैं करा चुका हूँ। मेरे लिए जो टास्क था वो ये था कि इसको सॉल्व करके 3 आंसर कौन कौन से आएंगे वो बताइए, वो मैंने बता चुका हूँ। इन 3 आंसर में से कौन सा वाला राइट है वो भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे की स्टोरी क्या है, जब आंसर आ जाता है तो बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो आप लोगों को अप्लाई करनी होती हैं। उसके लिए केवल और केवल प्रैक्टिस चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और प्रैक्टिस आप लोगों की पहली होती है, हैंड टू हैंड प्रैक्टिस तो होती नहीं है, तो वो कल परसों से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं करा देता हूँ स्टार्टिंग, कैसे कैसे किया होगा आपने या करना चाहिए आपको। नंबर 1, सबसे पहले ये वाली कंडीशन लगाएंगे। इस कंडीशन का मीनिंग समझ लिया करो, कुछ लोग तो यही समझ नहीं आता है। इसको इधर ले आओ जरा फेयरली, u 0, y = 0। ये देखो, ये इसके इक्वल है ना यहाँ पर। तो इसको मीनिंग को सही से समझो। इसका मीनिंग होता है ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट है, ये सेकंड इंडिपेंडेंट है। ये 0 किसकी वैल्यू है? आंख बंद करके मत कहना कि t = 0 की है, ये t = 0 है। t नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं यहाँ पर t है ही नहीं, तो ये t का कैसे हो जाएगा? क्या ये p है? नहीं भाई, p भी नहीं है। u है x और y का, तो ये x होता है, ये y होता है। इससे सिंपल और क्या बताऊँ मैं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो ये आप लोगों का हो गया 0, y = 0। इसका मतलब होता है x = 0 पर, x = 0 पर u = 0। भाई ये वैल्यू मैं उठा के अपने मेन आंसर 3 में रख देता हूँ, क्योंकि ये तो फेल हो चुके थे दोनों, वही मैं करता हूँ। ठीक है, 3 में ये आंसर है, मैंने लगा दिया। क्या? सबसे पहले ये वाला आंसर। जैसे ही मैं यहाँ पर x = 0 लगाऊंगा, मतलब बेटा अगर मैं आप पे भी छोड़ दूँ ये कि आप ही को करना है, तो बहुत आराम से आप कर लोगे। जरा देखो, नंबर 1 cos 0 1, तो ये हो जाएगा C1। sin 0 0 +0, e टू द पावर C3 e टू द पावर py + C4 e टू द माइनस के py। एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है। ऑब्वियसली 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, तो ऑब्वियसली या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो कौन सा 0 करेंगे? C1। फेयरली लिख देता हूँ मैं आपको। ठीक, लिख दिया फेयर। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, हम C1 को 0 करेंगे। अगर मैं इस ब्रैकेट वाले को इसको 0 करने की कोशिश करता, होने को तो हो जाएगा, लेकिन फिर C3 की वैल्यू C4 की टर्म में आएगी, इससे तो मामला और बिगड़ जाएगा। ये सबसे सिंपल है, C1 की वैल्यू 0। और C1 की वैल्यू कहीं रखना भी चाहोगे ना, तुम रख लो, यहाँ वाले पे रख लो। बार बार मैं यही तो कहता हूँ कि कौन रोक रहा है C1 को 0 होने से? कोई नहीं रोक रहा है इसको। हाँ, C2 को रोकेगा। अब C2 का नंबर आएगा ना कभी, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि C1 को हम पहले कह चुके हैं। इस टर्म में फिर बचेगा ही क्या? चलिए, तो C1 हो गया 0। अब ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 5 में रख दीजिए। जैसे मैं 5 में रखता हूँ, अब आ गया आंसर ये। अभी तक आपके पास, इसको तो हटाओ, ये तो बेकार की चीज़ हो गई, ये भी बेकार की चीज़ है। C1 C2 C3 और C4 4 आपके आर्बिट्री कांस्टेंट थे।
जिसमें से C1 बोल्ड हो गया, ये घर जा चुका है। अब C2, C3 और C4 तीन ही बचते हैं। अब तीन बचे हैं हमारे पास भी, तो तीन ही बाउंड्री कंडीशन है, लगा देंगे आंसर आ जाएगा। देखते हैं। अब दूसरी कंडीशन है x = L पर। बच्चे को पता है जैसे ही ये L आता है आंसर sin πx/L समथिंग में आके p की वैल्यू वही आती है n π/L, ठीक है। लेकिन तब भी देख लेते हैं, ऐसा रटने की कोई जरूरत नहीं है कि वही आएगा जी। सेंस फिर से कंडीशन लगा दी, दूसरी कंडीशन। केवल और केवल कंडीशन ही अप्लाई करने सिखा रहा हूँ मैं आपको। जो काम होना था ना वो यहाँ हो चुका है, जो होना था सब हो गया है जी। तो ये आ गया आप लोगों का। अब फिर से वही वैल्यू, यहाँ वैल्यू उठा के ये यहाँ रख देंगे, तो L रखिए जरा, यहाँ हो जाएगा sin PL, ये कुछ नहीं बोलेगा, चलो फेयरली लिख देता हूँ मैं जरा जी। जैसे सॉल्व करूँगा तो ये आ गया आप लोगों का P = n/L, हर बार यही आता है। तीसरा केस यहाँ पर y = 0, इस बार y = 0 रखा जाएगा हमारे ओरिजिनल आंसर में। लास्ट में ओरिजिनल आंसर कौन सा चल रहा था हम लोगों का, इक्वेशन 6 मान सकते हो, ये वाला चल रहा था हम लोगों का, ये वाले आंसर, ठीक है। इक्वेशन 6 है, ऐसे है। 6 के अंदर p की वैल्यू भी रख देंगे हम लोग, p की वैल्यू रख देंगे और अब की बार रखेंगे यहाँ पर y = 0। चलिए रख देते हैं जरा, ठीक, ये रख दिया इन्होंने, यहाँ पर y = 0 रख दिया। जैसे ही y = 0 रखोगे तो क्या क्या चेंज आएगा आंसर मेरा, यहाँ से देखो, e की पावर 0, e की पावर यहाँ पे भी 0, तो e की पावर 0 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, C3 + C4 आ गया, C3 + C4। अब आगे की कंडीशन, अब या तो ये 0 होगा, या ये 0 होगा, या ये 0 होगा, फिर केस आ गया। चलिए जी, तो C2 0 नहीं होगा, इसका रीज़न, पहले तो ये 0 की बात ही क्यों आती है। अगर मैं किसी बिल्कुल अननोन बच्चों से पूछूँ ना, जो क्लास में बिल्कुल कुछ नहीं ले रहा है, वो सबसे पहले इसी पे टकेगा, अरे 0 की बात क्यों आ रही है, क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 है, ये प्रोडक्ट है। जब किसी भी 2, 3, 10, 20 का प्रोडक्ट 0 आता है तो उनमें से कोई ना कोई एक तो 100% 0 है। C2 0, अगर मैं C2 को 0 करना चाहूँगा तो C2 जाके यहाँ टारगेट करेगा, इसको 0 कर देगा सबको, और C1 पहले 0 कर चुका हूँ, तो C1 ये पहले 0 हो गया, तो U तो 0 हो जाएगा, सारा करा हुआ सब मेहनत बेकार। तो C2 को 0 नहीं करेंगे, इसको मैं पहले कह चुका हूँ, केवल यही 0 होगा। यानी C3 की वैल्यू और C4 की वैल्यू आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो चलो मैं कर लेता हूँ, यहाँ से सॉल्व करता हूँ और C4 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए C4 की वैल्यू ये आ गई। अब ये वैल्यू उठा के अपने ओरिजिनल आंसर में रख दीजिए। चलिए मैं रख देता हूँ, फ्रॉम 6 के अंदर क्या क्या रखूँगा, C4 को C3 कर दूंगा, और जो P है, P की वैल्यू n/L है, वो भी रख देता हूँ। चलिए ये आप लोगों का आंसर आ चुका है। अभी भी मेन चीज़ है ये कि सर थक गए हैं, क्या आंसर आ गया है, ये चीज़ भी तो है ना सर, बहुत दूर तक चले गए हैं, इतना कर लिया, इतना ये सब कर लिया हमने। अरे भाई C2 तो अभी भी बाकी है, C3 भी अभी भी बाकी है, C3 फिर से बाकी है, तो अभी हम लोग फाइनल स्टेज पर नहीं पहुँचे हैं। जब तक ये सारे आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव ना हो जाएं या इनकी वैल्यू फाइंड ना हो जाए, रिमूव का मतलब 0 नहीं करना, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए तो अब इसके बाद की कहानी, लास्ट में केवल बचता है ये पोर्शन। सबको पता है लास्ट वाला जो कंडीशन होती है वो समेशन के आसपास तक पहुंचती है। समेशन लगाइए तब जाके आंसर आता है। पिछले 1 वीक से यही चल रहा है। क्या लास्ट वाली जो कंडीशन होती है फंक्शन वाली, जो फंक्शन वाली होती है, ध्यान से समझो, जो फंक्शन वाली होती है वो हमेशा समेशन पे जाके कंपेयर ही करती है। और कंपेयर करने पर मैंने 3 मेथड बताए आपको। नंबर 1 डायरेक्ट कंपेयर, समेशन bn लेने के बाद कंपेयर bn या an, और लास्ट में 4 ईयर। अगर कुछ ना बने तो 4 ईयर। बताएं, करें स्टार्ट। चलिए अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रेडी कर लेता हूँ अपने सिस्टम को समेशन बनाने के लिए। समेशन bn करूँगा ना, bn an टाइप से, अगर कोस होता है तो an ले लेते हैं, नहीं तो bn ले लेते हैं। अब यहाँ देखो C3 और C3 बाहर आ जाएगा, कॉमन C3 बाहर आ गया, ये C3 और C2 एक साथ आ जाएंगे। अगले में टर्म लिखूँ C2 C3 साइन समथिंग, तो कोई गलत नहीं किया मैंने C3 कॉमन लेके बाहर ले लिया है। अब C2 और C3 मिलके हो जाएंगे bn, और bn के लगा दूंगा बाहर समेशन लगाने के बाद ऊपर कह दूंगा दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। समझ रहे हैं बात को? चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ जी। मैंने क्या किया, C2 को bn कह दिया और bn कह के हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, इसके बाद समेशन भी आप लोग लगा लीजिए। ठीक, समेशन अगर डायरेक्ट ही कंपेयर करके, सुनिए मैं फिर से बार बार बता रहा हूँ, अगर डायरेक्ट कंपेयर करने से ही आंसर आ जाए तो डायरेक्ट कंपेयर सबसे सही होता है। डायरेक्ट नंबर 1 डायरेक्ट कंपेयर,
नंबर 2 समेसन बी एन के बाद कंपेयर, और तीसरा फोरियर। फोरियर तो लास्ट में यूज़ करेंगे हम लोग। चलिए जरा देख लेते हैं, अभी मैंने समेसन नहीं लगाया है, क्या पता डायरेक्ट आंसर आ जाए। चलिए तो तीसरी लास्ट कंडीशन y इक्वल टू ए पर, तो मैं अपने आंसर में y इक्वल टू ए रख देता हूँ, y इक्वल टू ए, यानी ये हम लोगों का आंसर है, ये आप लोगों के कंपनी का आंसर है, जो कंपनी हमारी ये दे के चल रही है AKTU का। AKTU ने क्वेश्चन दिया सपोज, तो ये AKTU का आंसर है, लेकिन ये फिक्स है y इक्वल टू ए पर। हमारा आंसर y इक्वल टू ए पर नहीं है, तो मैं y इक्वल टू ए पर इसको फाइंड कर लेता हूँ, नंबर 1, राइट। y इक्वल टू ए रखने से देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अच्छा, इसने थोड़ा सॉल्व और कर दिया, कोई बड़ा काम नहीं है, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, या ये साइन हाइपरबोलिक की टर्म बन जाती है 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर मैं नीचे 2 कर दूं तो ये हो गया e टू द पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा साइन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, ये कर दी साइन हाइपरबोलिक, राइट है जी, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। कोस हाइपरबोलिक अगर होता तो नीचे 2i आता है, कोस हाइपरबोलिक में 2i आ जाता नीचे, बस ठीक है। अब आगे की स्टोरी, ये वैल्यू हो गई u की वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग ने इसमें जरा y की वैल्यू a पुट कर दीजिए, जैसी y की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर a, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, समेसन नहीं लगाया है, अभी भी समेसन नहीं लगा है, ये सोच के कि शायद कंपेयर हो जाए, ये सोच के कि शायद कंपेयर हो जाए। अगर नहीं होगा तो फिर समेसन लगा के काम करेंगे, तभी भी नहीं होगा तो फोरियर से करेंगे, राइट है जी। अभी तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जी। अब यहाँ के बाद इसको ध्यान से देखिए और कंपेयर कर दीजिए, और कंपेयर करके मुझे बताइए कौन कौन किसकी क्या वैल्यू। चलिए, तो हम लोगों ने वही किया, ये पोर्शन हम लोगों का आंसर आ चुका था। जो बाउंड्री कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कंपेयर कर दिया। डायरेक्ट कंपेयर करने से आंसर आ रहा है, जो कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में स्टार्टिंग में समझाया था, डायरेक्ट कंपेयर, समेसन के बाद कंपेयर या फोरियर। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर किया तो 2bn की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 रख दिया, 2bn की वैल्यू 1, और साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू भी यहाँ पर 1 हो गई, क्योंकि ये पोर्शन मैच हो रहा है। अगर ये मैच ना होता तो फिर मजबूरन हमको समेसन लेके या फोरियर लेके, और फोरियर भी ऐसे वैसे नहीं लग जाता है जब मन किया लगा दिया, नहीं, फोरियर की भी एक कंडीशन है कि इसी फॉर्मेट में ही हो, बिना फॉर्मेट के काम नहीं चलेगा। कभी इस पर फोरियर लगा दोगे, ये फोरियर का फॉर्मेट थोड़ा ना है, ये लगेगा ही नहीं फोरियर का फॉर्मेट, समझ रहे हैं। फोरियर की भी अपनी कुछ शर्तें हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। बस ये आंसर आ गया आप लोगों का, ये वैल्यू उठाइए और अपने मेन आंसर में रख दीजिए, जो हमारा आंसर नंबर है ये 7 रख दीजिए, ये ठीक है। लास्ट में हम लोगों का आंसर आ जाएगी, ठीक। किसी को डाउट है तो